epidemiology. Okay, what is its definition? Because this term is entirely new for you. Okay, so I will first introduce what is epidemiology, what are the things which are being done in this particular field of science. Okay, then we will study what are the different tools that an epidemiologist use. Okay, how data are expressed, in what terms they are being expressed. Okay, and finally we will see what is the importance of studying epidemiology. Okay, so we will start with the basics of epidemiology. Okay, so epidemiology is the science that evaluates or studies the occurrence, determination, distribution, and control of health and disease in a defined human population. ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं एपिडेमियोलॉजी में, हम लोग किसी भी डिजीज या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड कंडीशन हो, उसका अकरेंस वो कैसे हो रहा है, उसके डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर कॉजिंग दैट पर्टिकुलर डिजीज और हेल्थ कंडीशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एंड यदि कोई कंट्रोल, ये सब स्टडी करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर डिजीज और हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो आजकल के कंडीशन में आई थिंक यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, आजकल वी आर ऑल, द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना इन्फेक्शन। ओके, एंड डेली यू आर लिसनिंग टू डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। ठीक है, तो जो हम डेटा सुन रहे हैं कि भाई इतने लोग मर जा रहे हैं, इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इतने लोग रिकवर हो रहे हैं, तो ये सब डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है और कौन दे रहा है, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने कोरोना के लिए लॉकडाउन्स रखे हैं या फिर दूसरे जो भी हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उस स्टडी, उस डिजीज के अकरेंस को स्टडी किया है कि वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने नंबर्स में हो रहा है, कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिर हमने उसके डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, उसको भी स्टडी किया है। ठीक है, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा है कि किधर वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहाँ लॉकडाउन की ज़रूरत है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जहाँ पे डिजीज नहीं है वहाँ पे लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें हमने स्टडी की है। और फाइनली हम लोग क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए, यदि कोई इन्फेक्ट हो गया है तो उसको आइसोलेशन में चले जाना चाहिए या फिर फाइनली हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। ये सारे जो भी कंट्रोल करने के लिए मेजर्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कोविड-19 डिजीज का, वैसे ही किसी भी डिजीज के लिए ये सारी स्टडीज जब की जाती है, ठीक है, कि वो कैसे हो रहा है, दैट इज अकरेंस, डिटर्मिनेंट्स मींस कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो छोटे से सपोज चिल्ड्रन में ज़्यादा हो रहा है कि यंग पॉपुलेशन में हो रहा है कि ओल्ड पॉपुलेशन में हो रहा है, लेडीज में हो रहा है कि जेंट्स में हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हो रहा है। ठीक है, ये सब जो हमें स्टडी करना होता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस डिजीज का। और फाइनली ये सब के ऊपर से जो कंट्रोल मेजर्स डिसाइड किए जाते हैं, तो ये जो पूरा स्टडी होता है किसी डिजीज का, उसको ही एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एपिडेमियोलॉजी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यू कैन रियलाइज इट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, तो जब हम लोग किसी डिजीज को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हैं तो हम उसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं जब तक कि क्योर अवेलेबल ना हो जाए। और यदि क्योर अवेलेबल है तो एक साथ बहुत सारे लोगों को क्योर देना कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग फेज्ड मैनर में प्लान करके क्योर दे सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है कोविड-19 के अगेंस्ट, तो सबसे पहले जो सबसे ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, जो ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन है, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया। फिर कोमॉर्बिड कंडीशन जिनकी है, जिनको दूसरी डिजीजेस भी हैं जो उनको ससेप्टेबल बना सकती है, उनको दिया गया। फिर 45 तक के एज के, अभी जो चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव, उसमें 45 के एज के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इससे पहले आपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी दे दिया था, ऑल्दो उनकी एज कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि वो दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विच में बी इन्फेक्टेड।
ओके, तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में किसी भी डिजीज का करने का होता है कि हम डिजीज को प्लान कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट को प्लान कर सकते हैं, और फाइनली उसको कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो चीज होता है इसको एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं उसके डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और किस तरह से फाइनली कंट्रोल स्ट्रेटजीज डिसाइड की जाती है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन के बाद वी विल सी व्हाट इज हेल्थ कंडीशन। हम कह रहे हैं कि डिजीज और हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो हेल्थ कंडीशन क्या होता है? हेल्थ इज द कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शंस नॉर्मली एंड प्रॉपरली। ठीक है, इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, जो हम कहते हैं पर्सन इज हेल्दी, इट डजंट मीन दैट ही इज जस्ट फ्री फ्रॉम डिजीज। ओके, उसको कोई डिजीज नहीं है ऐसा नहीं, वो मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए और वो फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यदि बहुत टेंशन में है तो वो भी एक डिजीज कंडीशन मानी जाती है, भले ही उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो। ठीक है, मगर उसको मेंटल डिजीज है। ठीक है, और आजकल के सिनेरियो में मेंटल डिजीजेस जो होते हैं, ठीक है, लाइक डिप्रेशन आपने सुना होगा, ये सब चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। आदमी माइक्रोबियल डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस से कम मर रहा है, बल्कि इस तरह के डिजीजेस जो मेंटल रिलेटेड डिजीजेस हैं उनसे ज़्यादा मर रहा है। ठीक है, तो जब हेल्थ कंडीशन की बात करते हैं तो कोई आदमी जब अपने सारे वाइटल फंक्शंस नॉर्मली परफॉर्म करता है, ठीक है, और कोई भी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस से भी दूर है और उसको कोई डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज या माइक्रोबियल डिजीज भी नहीं है, तब हम कहते हैं कि पर्सन इज हेल्दी। ठीक है, नाउ डिजीज क्या होती है? डिजीज, देखिए नाम ही सजेस्ट करता है डिस इज, व्हेन ए पर्सन इज नॉट एट ईज। ठीक है, व्हेन ए पर्सन इज नॉट फीलिंग इजी, वी से दैट इट इज डिजीज कंडीशन। ओके, सो प्रॉपरली यदि डेफिनेशन देखना जाए तो डिजीज इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or any of its components that hinders the performance of vital functions. ठीक है, इट इज अ रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेल न्यूट्रिशन हो, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, ठीक है, क्लाइमेट, इसका भी इफेक्ट हो सकता है, स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स का इफेक्ट हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथ, किसी का भी इन्फेक्शन हो तो भी डिजीज कंडीशंस जनरेट हो सकती है, या फिर इनहेरेंट बॉडी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जेनेटिक डिजीज हो का, या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो। ठीक है, या फिर इन सब की कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो होता है, जब एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल वाइटल फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाता तो वी से दैट ही इज डिजीज्ड। Okay, so there may be number of factors. It may be environmental factors. It may be infective agents, or it may be genetic abnormalities or immunological abnormalities, or a combination of all these things which can lead to disease conditions. Okay, so हमें पता चल गया कि हेल्दी होना क्या है, डिजीज होना क्या है। नाउ वी विल लुक एट हाउ दिस field of epidemiology originated. Okay, the science of epidemiology originated and evolved in response to great epidemic diseases. ठीक है, एपिडेमिक डिजीजेस के कारण ये जो साइंस है एपिडेमियोलॉजी का, ये डेवलप हुआ है, इसलिए इसका नाम ही देखिए एपिडेमियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और एपिडेमिक क्या है? तो एपिडेमिक डिजीजेस से आया है। ठीक है, हम देखेंगे एपिडेमिक डिजीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, मगर बहुत जो पास्ट में ग्रेट एपिडेमियोलॉजिकल डिजीजेस हुए, मींस एपिडेमिक डिजीजेस हुए, लाइक कॉलरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, उन सब के कारण इस तरह के फील्ड का ओरिजिन हुआ, जहाँ पे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि इस तरह के डिजीज को अच्छे से स्टडी करना, उनके अकरेंस, उनके डिटर्मिनेंट्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनके कंट्रोल मेजर्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए एपिडेमियोलॉजी जो फील्ड है उसका ओरिजिन हुआ। टुडे द स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी इनकम्पासेस ऑल डिजीजेस। ठीक है, पहले सिर्फ एपिडेमिक डिजीजेस के लिए था, मगर आजकल एपिडेमियोलॉजी जो है हर तरह के डिजीज के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए डिजीज कंडीशन।
ओके, यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीजेस को भी स्टडी किया जाता है, diseases which are resulting from anatomical deformities, genetic abnormalities, metabolic dysfunction, malnutrition, even cancers, psychiatric disorders और aging related जो diseases होता है सबको इसमें स्टडी किया जाता है आजकल। पहले सिर्फ एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक्स जो होते थे उनको स्टडी करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी में मेनली तीन चीजें स्टडी की जाती है। ठीक है, तीन उसके रोल्स हैं। पहला होता है मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ। ठीक है, एक काम है पब्लिक हेल्थ को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना। दूसरा होता है रेस्पॉन्ड टू डिजीज आउटब्रेक्स, एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स। यदि कोई डिजीज आउटब्रेक हुआ है, कोई एपिडेमिक हुआ है या कोई पैंडेमिक हुआ है तो उसको उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करना। थर्ड जो मेन वर्क होता है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत वो होता है टू इन्वेस्टिगेट इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीजेस। ठीक है, तो यदि कोई इमर्जिंग डिजीज है, कोई नई डिजीज आ रही है, ठीक है, या कोई री इमर्जिंग डिजीज है, मतलब ऐसी डिजीज जो पहले भी थी, ठीक है, मगर किसी तरह कंट्रोल हो गई थी और वापस से इमर्ज हो रही है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस 1980s के पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, बाद में अराउंड 2000, ठीक है, अराउंड 2000 वो ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया था और आजकल देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस वापस से री इमर्ज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टडीज जो होती है, डिजीज की जो स्टडी होती है उसको भी हम लोग एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो मेन तीन फंक्शंस हैं एपिडेमियोलॉजी में। एक होता है पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर करना। अब कैसे पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर करेंगे, तो मॉर्बिडिटी रेट्स और मॉर्टेलिटी रेट्स। मॉर्बिडिटी रेट का मतलब होता है कि कितने लोग एक पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्ट हो गए पर 10,000 या 1 लाख इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यदि कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, पर 1 लाख पॉपुलेशन या फिर कई बार पर 1,000 पॉपुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन क्या इजी रहेगा। कोई डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है तो हम लोग पर 10,000 इंडिविजुअल्स चेक करते हैं। यदि कोई डिजीज बहुत रेयरली मतलब कम स्प्रेड हो रही है तो हम उसको पर लाख इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मॉर्बिडिटी रेट का मतलब होता है पर 10,000 इंडिविजुअल्स और से पर लाख इंडिविजुअल्स हाउ मेनी न्यू पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, तो यदि हम किसी पॉपुलेशन में यदि 10,000 इंडिविजुअल को देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने नए लोगों को वो डिजीज हुई। ठीक है, जैसे आप रोज डेटा सुनते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन का कि भाई गुजरात में कल 3,000 न्यू केसेस आए। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है आपको, मॉर्बिडिटी रेट बता रहा है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, गुजरात की पॉपुलेशन यदि 5 करोड़ है, ठीक है, तो हर 24 आवर में कितने लोग एक पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये मॉर्बिडिटी रेट बता रहा है। फिर मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है, कितने लोग मर जा रहे हैं उस डिजीज से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रोज आप ये भी डेटा सुनते होंगे कि भाई 200 लोग मर गए कोविड से 24 आवर में। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ 24 आवर में एक डिजीज से कितने लोग मर गए, ठीक है, पर 10,000 और पर लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो वो मोर्टेलिटी रेट बता रहा है। ठीक है, तो मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट को स्टडी करके हम लोग पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं कि पब्लिक जो है वो किस तरह से एक पर्टिकुलर डिजीज से ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंट है। यदि मॉर्बिडिटी रेट बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल है तो हमें इमीडिएटली कोई स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई किसी डिजीज से कितने लोग मर जा रहे हैं। ठीक है, यदि मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आपको इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो कॉमन कोल्ड, कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो कॉमन कोल्ड बहुत, नाम ही उसका देखिए कॉमन कोल्ड है, तो सभी लोगों को हो ही जाता है। तो मॉर्बिडिटी रेट बहुत हाई होगी विंटर्स में कॉमन कोल्ड की, मगर मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है, जीरो। ठीक है, उससे कोई मर नहीं जाता कॉमन कोल्ड होने से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कॉमन कोल्ड के ऊपर इतना ज्यादा कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़े गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं होता। मगर यदि आप कोविड-19 का केस देखेंगे तो वहां पे भी मॉर्बिडिटी रेट्स बहुत हाई है। ठीक है, बहुत सारे लोग डेली इन्फेक्ट हो जा रहे हैं।
ठीक है, मगर मोर्टेलिटी रेट देखेंगे तो वो भी रिलेटिवली हाई है। ठीक है, जीरो नहीं है, 4% है। ठीक है, 4% या सपोज 2% भी हो, तो क्योंकि मॉर्बिडिटी रेट बहुत हाई है, ठीक है, और मोर्टेलिटी रेट 2% है, तो भी ये बताता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है रिस्क में है और उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हमें इमीडिएटली कोई स्टेप लेने की जरूरत है। इसी में यदि आप इबोला, इबोला एक डिजीज होती है, ठीक है, जो एंडेमिक है किसी किसी एरिया में वर्ल्ड में, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में। इबोला का जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो 50% होता है। ठीक है, उसकी मॉर्बिडिटी रेट भी बहुत हाई होती है। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन में बहुत फास्ट स्प्रेड होगा। ठीक है, तो अब इस तरह की डिजीज यदि फैल जाए तो क्या होगा, इमीडिएट स्टेप्स की जरूरत है, क्योंकि उसकी मॉर्बिडिटी रेट भी हाई है, बहुत सारे लोग कम टाइम में इन्फेक्ट हो जाएंगे, और उसकी मोर्टेलिटी रेट 50% है। ठीक है, यदि 100 इंडिविजुअल इन्फेक्ट हुए तो उसमें 50 तो मर ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की यदि कोई डिजीज हो तो उसके लिए और भी वॉर फुटिंग स्टेप पे हमको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर किया जा सकता है, किसी डिजीज की सिवियरिटी क्या है और किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन मॉर्बिडिटी रेट्स एंड मोर्टेलिटी रेट्स। ओके, इज दिस क्लियर कि पब्लिक हेल्थ मॉनिटर कैसे किया जाता है बेस्ड ऑन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट? यस सर। ओके, सो दिस इज अबाउट पब्लिक हेल्थ। दूसरा होता है, दूसरा फंक्शन जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का होता है वो होता है टू रिस्पॉन्ड टू डिजीज आउटब्रेक्स, एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स। ठीक है, तो यदि कोई डिजीज आउटब्रेक हुआ है या कोई एपिडेमिक है या फिर पेंडेमिक है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिजीज आउटब्रेक का क्या मतलब होता है, एपिडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है, ये हम ये आगे देखेंगे। ठीक है, अलग एक ही डिजीज को आप लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसके डेफिनेशन देखेंगे। मगर यदि इस तरह का कोई आउटब्रेक होता है किसी डिजीज का, तो उसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है उसके अगेंस्ट, ये वर्क किया जाता है एपिडेमियोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल क्या वर्क करेंगे इसमें, तो हम लोग डिटरमाइन करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने कल की न्यूज़ सुनी होगी तो गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस दिए हैं कि इस बार जो ये कोविड-19 का इन्फेक्शन है, लास्ट ईयर के हिसाब से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और उसके रीजंस दिए हैं। ये रीजंस मतलब क्यों इस बार ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, इसके पॉइंट वाइज उन्होंने रीजंस दिए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ये बता रहा है कि वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द आउटब्रेक। ठीक है, इस बार जो इतना फास्ट स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 का, उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं दे देती है। ठीक है, वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो स्टडी करता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करता है डिजीज की, और उसके बाद ये रीजंस फाइंड आउट करता है कि आउटब्रेक क्यों हुआ। तो दिस इज कॉल्ड डिटरमिनिंग द कॉज ऑफ द आउटब्रेक। ठीक है, और उसके बाद इन रीजंस के कारण आउटब्रेक हुआ है, तो इसको यदि कंट्रोल करना है डिजीज को, तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, वो सारे स्टेप्स भी डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पॉन्स देती है एपिडेमियोलॉजिकल टीम। ठीक है, और एपिडेमियोलॉजी में इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। अब लास्ट जो, जैसे मैंने बोला था कि एपिडेमियोलॉजी में हम लोग इमर्जिंग और री इमर्जिंग डिजीज को भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, इमर्जिंग डिजीज मतलब कुछ नई डिजीजेज जो आई, फॉर एग्जांपल ये कोविड-19 जो है, इट्स ए इमर्जिंग डिजीज। ठीक है, यदि आपने कल परसों की न्यूज़ सुनी होगी तो उसमें कनाडा में क्रूट्सफेल्ड जैकोब सिंड्रोम आ रहा है। ठीक है, एक डिजीज है जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। ठीक है, कुछ समय पहले जीका वायरस आया था, जीका फीवर। ठीक है, जो कि ब्रेन को इफेक्ट करती है और माइक्रो इंसेफेलोपैथी करती है छोटे बच्चों में। ठीक है, उनके ब्रेन का साइज कम कर देती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी नई डिजीजेज, ठीक है, न्यूअर डिजीजेस दे आर कमिंग अप, जो पहले नहीं थी, तो इनको हम लोग इमर्जिंग डिजीजेस कहते हैं। फिर कुछ डिजीजेस होती है जो पहले भी थी और अभी दे आर री इमर्जिंग बिकॉज ऑफ specific type of conditions they are getting nowadays, or because their pathogens have become mutated, and the drugs that we were using earlier against them have now become ineffective. ठीक है, तो इस तरह के डिजीजेस को कैसे स्टडी करते हैं, तो हम लोग इस डिजीजेस में हम क्या करते हैं, पहले रिस्क फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये जो डिजीज है
हो रही है, जो इमर्ज हो रही है, रीमर्ज हो रही है, इसमें कितने रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसको कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है, और यदि मान लो ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड हो गई तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं ये इमर्जिंग और न्यू री इमर्जिंग डिजीज में, वो डिटरमाइन किया जाता है, और उसके बाद उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए वो भी इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एपिडेमियोलॉजी। नाउ वी विल लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। ये हिस्ट्री एपिडेमियोलॉजी कैसे स्टार्ट हुआ है ब्रांच, ठीक है। तो जॉन स्नो करके एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, ठीक है। इनको हम लोग इसको फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। जॉन स्नो इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट। इसने पहले फर्स्ट टाइम किसी डिजीज का सिस्टमैटिक स्टडी किया, ठीक है, और फाइंड आउट किया कि वो डिजीज का कॉज क्या है, ठीक है। और एक बार कॉज समझ लिया और वो किस तरह से डिजीज स्प्रेड होती है ये पता कर लिया, तो उन्होंने बाद में कुछ मेजर्स सजेस्ट किए जिससे कि वो डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो ये जो जॉन स्नो है, ही वाज ए ब्रिटिश फिजिशियन एंड ही conducted some classical studies between 1849 to 1854। ओके, और इस समय में ब्रिटेन में, ठीक है, कॉलरा का बहुत सारा आउटब्रेक हो रहा था, ठीक है। स्पेशली ब्रिटेन में, लंदन में कॉलरा के सीरीज ऑफ आउटब्रेक्स हो रहे थे, ठीक है, एक के बाद एक आउटब्रेक हो जाता था कॉलरा का, ठीक है। तो इसने इसको स्टडी किया, और इन्होंने जो जॉन स्नो है, इन्होंने कुछ समय पहले ये जो कॉलरा का आउटब्रेक होता है ये कोल माइनर्स में भी स्टडी किया था। जो कोल माइंस में काम करते हैं लोग, वहां पे भी इसको स्टडी किया था। पहले ये बिलीव किया जाता था कि ये जो कॉलरा है ये बैड एयर के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है, मतलब हवा में कुछ गंदा है और उसके कारण ये कॉलरा स्प्रेड होता है, ठीक है। तो जब ये जॉन स्नो कॉलरा को स्टडी कर रहे थे कोल माइनर्स के ग्रुप में, तब उन्होंने देखा कि ये बैड एयर के कारण नहीं, बल्कि अनवॉश्ड हैंड्स के कारण स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो वाटर जो कि गंदा है, और ये जो कोल माइंस में काम करते हैं लोग, वो हाथ वाथ धो के ठीक से काम नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं, इसके कारण वो फैल रहा है। इस तरह से उसने उसका रीजन डिटरमाइन किया, और बाद में उन्होंने कोल माइनर्स को सलाह दी कि भाई आप अच्छा पानी, साफ पानी पीजिए और हाथ को धो के खाना खाइए। तो उन्होंने उसने देखा था कि कोलरा जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये उसने स्टडी पहले की थी, और उसने ये डिटरमाइन किया था कि वही कॉलरा होता है, इट इज नॉट स्प्रेड थ्रू बैड एयर बट इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड अनवॉश्ड हैंड्स, ठीक है। फिर लेटर ऑन जब लंदन में बहुत सारे आउटब्रेक हुए, तो उनको अगेन ये स्टडी करने के लिए भेजा गया कि भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉलरा के आउटब्रेक क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने अगेन फिर से सस्पेक्ट किया कि जैसे कोल माइनर्स में था कि जो रीज़न फॉर कॉलरा था वो अनवॉश्ड हैंड्स था या फिर डर्टी वाटर था, तो उन्होंने सस्पेक्ट किया कि सेम रीज़न यहाँ भी होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है कॉलरा में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है लंदन में, उसको स्टडी किया। बाद में उन्होंने ये भी देखा कि कॉलरा कैसे स्प्रेड है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो कॉलरा का ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और दूसरा जो एरिया है लंदन का, वहाँ पे कॉलरा के केसेस बहुत ही कम है या नेग्लिजिबल है। तो उन्होंने देखा कि क्या डिफरेंस है ये दो प्लेसेस में, ठीक है। फिर उन्होंने जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर विक्टिम्स जो हैं, जहाँ पे आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो रहा है कॉलरा का, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जो ब्रॉड स्ट्रीट एरिया है, ठीक है। और वहाँ पे जो पानी है ब्रॉड स्ट्रीट पंप से सप्लाई होता है, ठीक है। फिर उन्होंने, जैसे हमने बोला था कि भाई देखा कि ये पानी कैसे सप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि ये जो पानी सप्लाई होता है लंदन में, वो दो मेन कंपनीज करती हैं। एक है साउथवार्क एंड वॉक्सहॉल कंपनी, और जो दूसरी कंपनी थी वो लैम्बर्थ कंपनी थी। फिर उन्होंने देखा कि जहाँ पे भी साउथवार्क और वॉक्सहॉल कंपनी पानी सप्लाई कर रही है, उस एरिया में कॉलरा का आउटब्रेक ज़्यादा है। जहाँ पे भी लैम्बर्थ कंपनी सप्लाई कर रही है, वहाँ पे कॉलरा का इन्फेक्शन कम है।
तो उन्होंने स्टडी किया कि ये वाटर कहाँ से सप्लाई करती है। तो इसने स्टडी करने पे पता चला कि दोनों जो कंपनीज हैं वो थेम्स रिवर्स में से ही वाटर सप्लाई करती है। ठीक है, थेम्स जो है वो फेमस रिवर है, लंदन में से बहती है, तो उसी रिवर में से ये दोनों कंपनी वाटर सप्लाई करती है। मगर ये जो साउथवार्क वॉक्सॉल कंपनी है, ये वाटर को कलेक्ट कहाँ से कर रही है? तो लंदन के डाउनस्ट्रीम वाटर कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो लंदन के डाउनस्ट्रीम मतलब जब नदी नदी शहर से बाहर आ जाती है, ठीक है, तब वो वाटर कलेक्ट करती है और लंदन में वाटर सप्लाई करती है। ठीक है, मगर जो ये लैम्बर्ट कंपनी है, ये अपस्ट्रीम ऑफ द रिवर, ठीक है, जब रिवर सिटी को एंटर करने वाली होती है उससे पहले ही वो वाटर कलेक्ट करती है और सप्लाई करती है। ठीक है, और इसके कारण जो ये पहली कंपनी है साउथवार्क और वॉक्स कंपनी, जब वाटर सप्लाई करती है जिस भी एरिया में करती है वहां पे कॉलरा का इन्फेक्शन ज्यादा है। ठीक है, लैम्बर्ट कंपनी क्योंकि अपस्ट्रीम वाटर कलेक्ट कर रही है बिफोर द रिवर एंटर्स इनटू द लंदन सिटी, ठीक है, तो वहाँ वो जो वाटर सप्लाई कर रही है उस एरिया में कॉलरा का इन्फेक्शन कम है। तो वो ये समझ जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है कॉलरा का, ये वाटर के कारण है, क्योंकि साउथवार्क कंपनी जो है ये वाटर कलेक्ट करती है डाउनस्ट्रीम व्हेन द रिवर हैज पास्ड थ्रू द सिटी एंड हैज कम आउट। वहां पे यदि वाटर कलेक्ट करेंगे तो सिटी का जितना भी सीवेज होगा वो रिवर में डिस्पोज हो चुका है और जो वाटर है वो कंटामिनेटेड हो गया है, और उसके बाद यदि सप्लाई करेंगे तो कॉलरा का इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा था ये कंपनी कहाँ से प्रोवाइड कर रही है, तो ब्रॉड स्ट्रीट पंप से प्रोवाइड कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रॉड स्ट्रीट पंप जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीट करने को, सीवेज ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज डेवलप करने को कहा, और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ एक पंप का हैंडल चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो शायद वो पंप का जो हैंडल था वही सिर्फ कंटामिनेटेड था और उसी से वो पूरा वाटर जो है जो उस एरिया में सप्लाई हो रहा था सब में कॉलरा स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, तो वो पंप का सिर्फ हैंडल चेंज कर दिया गया तो पूरे एरिया में जो कॉलरा के केसेस है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम किसी डिजीज को सिस्टमैटिकली स्टडी करें, ठीक है, ट्रीटमेंट तो लास्ट मेजर होता है। ठीक है, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट जो हम दवाई ले लेते हैं उसके अगेंस्ट और फिर कंट्रोल, वो तो लास्ट मेजर है, कंट्रोल मेजर है। ठीक है, मगर यदि डिजीज को आपको कंट्रोल करना है तो पहला स्टेप क्या होता है, ये स्टडी करना कि भाई डिजीज कैसे हो रही है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और वो डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, फैक्टर्स जो उस डिजीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको यदि हम स्टडी कर लें तो हम डिजीज को इफेक्टिवली कंट्रोल पहले ही कर सकते हैं, इससे पहले कि वो पॉपुलेशन में हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जॉन स्नो जो है उन्होंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, उन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि कॉलरा कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, मगर उन्होंने रीजन फाइंड आउट किया। ठीक है, देखिए कॉलरा का डिस्कवरी विब्रियो कॉलरे जो ऑर्गेनिज्म कॉलरा करता है वो तो 1883 में रॉबर्ट कर्च ने उसको डिस्कवर किया। ठीक है, मगर ये स्टडी कब की है, 1849 से 1854, जब और लोगों को ये भी नहीं पता था कि कॉलरा किसी बैक्टीरिया के कारण होता है और उसको हमें कंट्रोल करना है। मगर इन्होंने क्या किया, उस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक से स्टडी किया और उसके अकरेंस के रीजन फाइंड आउट किए। ठीक है, विदाउट फाइंडिंग द कॉजेटिव एजेंट उन्होंने डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स डिसाइड किए। ठीक है, तो इससे पहले कि वो पता चले कि कॉलरा किससे होता है, कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये सब स्टडी करने से पहले ही उन्होंने इस तरह के सिस्टमेटिक स्टडी करके किसी डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है ये बताया। ठीक है, तो इसलिए जॉन स्नो को हम लोग फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देन एक और स्टोरी जो एपिडेमियोलॉजी में बहुत फेमस है वो है टाइफॉइड मैरी की। ठीक है, ये भी एक स्टोरी है जहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरह से यदि हम किसी डिजीज को स्टडी करें ठीक से तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो की गई थी वो थी अर्ली 1900s में। ठीक है, इन अर्ली 1900 टाइफाइड फीवर caused by Salmonella typhi was an epidemic.
ठीक है। एपिडेमिक ऐसी डिजीजेज होती है जो बहुत फास्ट स्प्रेड होती है एक पॉपुलेशन में। ठीक है, जनरली वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है और किसी भी पॉपुलेशन में थ्रू वाटर, थ्रू एयर, थ्रू कंटामिनेटेड फूड बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाती है और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 1900s में टाइफाइड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी वाज एन एपिडेमिक। ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि ये जो पैथोजन है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। ठीक है। एंड एक फेमस कैरियर, ठीक है, फेमस हेल्दी कैरियर, ठीक है, एक ऐसी लेडी थी जो इस पैथोजेंस को कैरी करती थी, वो खुद डिजीज नहीं थी। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं बट दे आर नॉट देमसेल्फ सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, दे आर नोन एज हेल्दी कैरियर्स। ठीक है, अभी कोविड में भी देख रहे होगे आप, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोविड पॉजिटिव तो आता है मगर दे आर वेरी हेल्दी, दे आर नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग हेल्दी कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक लेडी थी जिसका नाम मैरी मेलॉन था। ठीक है, शी वॉज ए हेल्दी कैरियर फॉर द टाइफॉइड बैक्टीरियम। ठीक है, मैरी मेलॉन जो है फ्रॉम 1896 टू 1906 मैरी मेलॉन वर्कड एज ए कुक इन 7 होम्स इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो वो कुक की तरह काम करती थी 7 घरों में न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, एंड शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब वो वहाँ काम करती थी तो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 28 केसेस ऑफ टाइफाइड फीवर। ठीक है, तो जब वो जिस भी दरमियान वो काम करती थी वहाँ पे शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 28 केसेस ऑफ टाइफाइड आउटब्रेक। ठीक है, और जहाँ भी वो काम करती थी वहाँ पे ये टाइफाइड का फीवर होने लगता था लोगों को और इन्फेक्ट हो जाते थे लोग टाइफाइड से। ठीक है, अब इस चीज को लोगों ने स्टडी किया और ये फाइंड आउट किया कि भाई जिस भी घर में कॉमन फैक्टर क्या है, उन लोगों ने देखा किस किस घरों में टाइफाइड का आउटब्रेक हो रहा है, तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की गई। पता चला कि भाई कॉमन फैक्टर क्या है इन सभी घरों में, तो कॉमन फैक्टर है कि ये लेडी उनके घर में काम करती है। ठीक है, तो फिर क्या कंक्लूड किया गया, प्रोबेबली ये लेडी के कारण ही सभी घरों में टाइफाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस लेडी को क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, अरेस्ट करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और उसका एग्जामिनेशन जब किया गया तो पता चला शी वाज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। ठीक है, तो शी वाज ए कैरियर ऑफ सैल्मोनेला टाइफी एंड शी वाज नॉट एक्सप्रेसिंग एनी सिम्टम्स। ठीक है, तो इनको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स या हेल्दी कैरियर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अरेस्ट करके हॉस्पिटल में डाल दिया गया। ठीक है, और इसको काम करने पे इसको रोक लगा दी गई कि भाई आप काम नहीं करोगे क्योंकि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इस लेडी को एक निक नेम भी दिया गया, टाइफाइड मैरी। ठीक है, एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था 1908 में इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और वहाँ पे ये जो मैरी मेलन है इसको टाइफाइड मैरी का नाम भी दिया गया था। ठीक है, फिर कुछ सालों तक उसको हॉस्पिटल में ही रखा गया। उसके बाद उसने ये प्रॉमिस किया कि शी विल नॉट कुक फॉर अदर्स, और उसका ये प्रॉमिस करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। जब छोड़ा गया तो उसने क्या किया, अपना नाम बदल लिया और वापस से कुक का काम करने लगी डिफरेंट घरों में। ठीक है, 5 इयर्स तक वो ऐसे ही दूसरे घरों में काम करती रही और हर जगह टाइफाइड का जो फीवर है उसको स्प्रेड करती रही। इवेंचुअली जो अथॉरिटीज है उसको, उन्होंने उसको फिर से ट्रैक डाउन किया और उसके बाद उसको फिर से दोबारा अरेस्ट कर लिया गया और 23 इयर्स तक उसको कस्टडी में रखा गया अंटिल शी डाइड इन 1938। ठीक है, 1938 में जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तब तक उसको कस्टडी में ही रखा गया। ठीक है, सो ये जो मैरी मेलन थी शी वॉज ए लाइफ टाइम कैरियर। ठीक है, शी वॉज ए लाइफ टाइम कैरियर ऑफ टाइफाइड फीवर। ठीक, टाइफाइड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, मैरी मेलन was positively linked with 10 outbreaks of typhoid fever, 53 cases and 3 deaths। ठीक है, इतना उस, तो ये सभी कब पॉसिबल हुआ, जब हम लोग एक पर्टिकुलर डिजीज को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। ठीक है, आज भी आप लोग देख रहे होंगे कोविड में हम कह रहे हैं कि जो बेस्ट मेजर्स हैं वो होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड देन वैक्सीनेटिंग। ठीक है, तो वो ट्रेसिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस केस में भी, टाइफाइड मैरी के केस में उसको ट्रेस आउट किया गया कि भाई पहले आपने स्टडी किया कि डिजीजेस हो रही हैं किस एरिया में हो रही हैं, इन सभी एरिया में क्या कॉमन है, तो ये इनको पानी तो मिला नहीं होगा कॉमन।
ठीक है, तो हो सकता है कोई और रीजन हो, तो फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई सभी घरों में एक ही कुक काम करती है। और फिर बाद में उस कुक को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। और बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया था, बाद में उसको छोड़ा तो उसने वापस से जाके वही काम शुरू किया, और भी बहुत सारे केसेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रही। ठीक है, तो 53 केसेस, 3 डेथ्स। ठीक है, तो तब तक उसको फिर बाद में लास्ट में तो उसको पकड़ के 23 ईयर्स तक कस्टडी में ही रखा गया, बाहर जाने नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम डिजीज को ठीक से स्टडी करते हैं तो हम उसके जो अकरेंस है, उसका जो डिटर्मिनेंट्स है, और फाइनली जो उसके कंट्रोल मेजर्स हैं, उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे. Okay, and in the next lecture, we will look at some other terms and tools which are used in epidemiology. Okay, I will post this PPT in the channel also. Okay, so you can have a look on the topics that I have covered. The same thing is given in Prescott. I have taken it from Prescott. ठीक है, तो आप प्रेस्कॉट वाली जो बुक है उसमें सॉफ्ट कॉपी आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें से भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस जस्ट ले लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कल का कैसा था आपका लेक्चर? एक्चुअली मेरा एसवाई में उस समय लेक्चर था, इसलिए मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया था। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर डिड यू एंजॉय? और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू जस्ट टेल मी, तो मैं वो सर से बात भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे फ्रेंड ही हैं। ठीक है, कैसा रहा आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर? प्लीज़ आप लोग फीडबैक दीजिए थोड़ा, तो वी कैन इम्प्रूव। सर अच्छा था। ठीक है, अच्छा था। कोई और दिक्कत आई हो आपको, या कोई और सजेशन हो आपको, तो आप उसमें बता सकते हैं। सर आप फिर से रिपीट करने को बोलिएगा।